नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं लंबे समय से आरटीआई के फील्ड में काम कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को अपना जनहित समझते हैं। हमारे साथ हैं छेदी कुमार जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार। कैसे हैं छेदी जी? ठीक है। आप? भारत हमारा विकास कर रहा है, मन में आता है बात। जी सर, विकास कर रहा है, विकास दिखता भी है। विकास दिख रहा है। अच्छा, इस विकास की आपाधापी के दौर में मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारी से एक आम आदमी जब बात करता है आज भी फ्री नहीं महसूस करता है। क्या कारण है? देखिए, एक्चुअली है क्या, जनता आज भी हमारी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई है और अभी तक कोई ऐसा राइट्स नहीं मिला। आरटीआई के बाद कोई ऐसा राइट्स नहीं आया जिससे जनता उसे सीधे अफेक्टेड कर सके, जनता हिसाब दे सके। अगर हम आरटीआई की बात करें तो एक और राइट टू सर्विस एक्ट था, उसको भी कहीं ना कहीं अमली जामा वाला शब्द के साथ लोग साइड कर दिए। क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? क्या वो तो अब तो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल धूमिल पड़ गया। चलिए, इससे पहले इस वीडियो को कंटिन्यू स्टेटमेंट से शायद हम अपडेट करें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, छेदी कुमार जी के बारे में आप जानकारी धनबाद जिले ही नहीं, झारखंड के अन्य जिले में भी अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई के माध्यम से जानना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां इन्होंने सामाजिक मुद्दों की बात नहीं उठाई है। चलिए, अनेक पहलुओं को लेकर आज इनके साथ हम लोग रूबरू होंगे। सबसे पहले छेदी जी, ये हम जानना चाहेंगे, ये 12 अक्टूबर क्या हम ये माने कि एक आम आदमी के लिए एक दिवस है? 2005 में एक कानून बने, आरटीआई एक्ट, जो 12 अक्टूबर को पूरे देश में लागू किया गया। क्या आज भी उसको हम केवल एक कानून या पन्ने तक सीमित समझे कि वाकई हम इसको समझे कि हमारा अधिकार का रास्ता है ये? आज तो बड़ी स्थिति खराब है पूरे देश में। इस कानून से घबरा के लोग कानून को मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब इसमें ही नया मॉडिफिकेशन ला रहे हैं? नहीं, कुछ तो अमेंडमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन उसका क्या दूसरा स्वरूप निकाल रहे हैं। अच्छा, आरटीआई से पहले अगर हम बात करें तो छेदी जी को मैंने देखा है एक चीज़ के लिए, खासकर उपभोक्ता वाले मामला में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे और लोगों को उनका हक की बात। ये क्या था वाकया, ज़रा हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत थी, जिसमें मैं एक कार्य कर रहा था। मैं धनबाद जिला का सेक्रेटरी पद में भी था और राज्य स्तर पर भी रहा। अभी मैं राज्य स्तर पर भी उसी दायित्व है मेरे पास, और मैं अपने जो मामले आए, मैं राष्ट्र स्तर के भी मामला उसमें रखा और जिले स्तर पे भी मामला रखा। टेलीफोन का एक बिल का मामला था जिसमें मैंने आपको देखा था कि अखबारों में भी ये सुर्खियाँ काफ़ी बटोरा गया। शहरी बिल और ग्रामीण बिल को लेकर आपने ये बात आवाज़ उठाया था। ये मन में कैसे आया और ऐसे लगा कि नहीं, हमको बिल को क्लासीफाइड करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक्चुअल में मैं जब केस फाइल किया तो मेरा जो घर था एक्चुअली उस ग्रामीण क्षेत्र में था और जो कनेक्शन आ रहा था वो कतरास से आ रहा था, वो शहरी क्षेत्र में था। तो शहरी का मेरा सर्च चार्ज लिया था, मैं उसमें कंज्यूमर कोर्ट में मैं उसमें गया था। उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आदेश दिया, उसके बाद उसने मॉडिफाई कर दिया आदेश को। मैं जब स्टेट कंज्यूमर फॉर्म गया तो जस्टिस मिश्रा थे, रिटायर्ड जस्टिस थे, वो बोले कि मैं किसी मेरिट पे इस पर बहस नहीं करते हुए मैं एक ही डायरेक्शन पास करता हूँ कि वो इनका घर जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो इनको ग्रामीण सुविधा दिया जाए। क्या उसका निर्णय क्या निकला था? वो निर्णय में ग्रामीण सुविधा मिला हमारे गांव के लोगों को। और मुझे लगता है ये पहला ऐसा चीज़ होगा जो धनबाद जिला में बिल क्लासिफाइड हुआ। क्या मैं तो उसके बाद मंत्री जी का पत्र भी आया था, सांसद जी का भी पत्र था उस समय। वो पूरे देश में इस तरह का सुधार हुई और जो ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज थे उनको ग्रामीण क्षेत्र का बिल भी लगने लगा और उनका जो कनेक्शन चार्ज था वो ग्रामीण में लगना। अच्छा, एक तुलनात्मक परीक्षण करें आरटीआई और उपभोक्ता संरक्षण जो मामले हैं, तो किसको आम आदमी के लिए ज़्यादा मजबूत समझ रहे हैं? देखिए, आरटीआई बहुत बड़ा मजबूत है। दोनों में एक चीज़ बड़ी बड़ी बातें हैं। कंज्यूमर एक्ट में जो आप काम कार्रवाई करें तो कोई कंपनी पे कार्रवाई हो रही थी जी, और यहाँ जो कार्रवाई हो रही है सरकारी अधिकारी पे, ब्यूरोक्रेट पे हो रही है सीधी सीधी। तो सरकारी अधिकारी जो तंत्र बैठा हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं होने देगा। वहाँ तो किसी क्षतिपूर्ति देना था, कार्रवाई किसी कंपनी पे हो रही थी, इसलिए धड़ल्ले से चला। अच्छा, अगर आरटीआई एक आदमी करता है, सेकंड अपीलेट तक पहुंचता है और उसके बाद भी एक न्यायिक प्रक्रिया उसके मन में संतुष्टि नहीं पैदा करती हो, तो क्या करे वो? सीधा हाईकोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट में जगह है, आप किसी चीज़ फंडामेंटल राइट्स में जा सकते हैं। क्या एक आम आदमी नीचे से जाकर वहाँ तक एक पब्लिक जनहित मुद्दों को लेकर पहुँचे, हाई कोर्ट में फाइट करे, खर्च करे, कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करे आरटीआई के नाम पे?
देखिए आरटीआई के नाम पे नहीं है, आरटीआई सबसे बड़ा बात है कि आरटीआई बहुत आसान बनाई गई है, इसको आसान बनाया हुआ है और आम पब्लिक के लिए जो कम भी पढ़ा लिखा आदमी उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक अधिकारी जब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक एप्लीकेशन पढ़ता है, आरटीआई एक्टिविस्ट तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक आरटीआई का लेटर जब पढ़ता है तो उनके मन में क्या कुछ चलता है? एकदम ये खुले मन से, क्योंकि आपने मुझे लगता है धनबाद ही नहीं, झारखंड का कोई भी जिला शायद बचा हो, क्या आता है? मैं एक राजभवन के प्रोग्राम में था, ठीक है, तो प्रदर्शन चल रही थे, तो मैंने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता उग्रवादी की तरफ से देखा जाता है, अधिकारी पे और आयोग में भी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, आरटीआई कार्यकर्ता को इतने गंभीर नजर, कलम की उग्रवादी अच्छा ये कह रहे हैं, देखा जाता है, ये नज़र होता है। अगर केंद्रीय सूचना आयोग नहीं हो राज्य में, या राज्य सूचना आयोग सक्षम नहीं हो, तब आदमी क्या करे? देखिए अभी भी आरटीआई एक्ट में मैं बता दूं, सूचना झारखंड सूचना आयोग है ही नहीं विगत 5 वर्षों से, और सूचना आयोग मान के चलिए कि सूचना जो सीट है 11 सीट है, 9 सीट है, कहीं पर आप 2-2 सीट लगा करके 2012 से देख रहे हैं, उस केस का डिस्पोजल नहीं है। आज भी 0.9% के लोगों को ये लोग सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं भारत में। इस कंडीशन में कैसे काम आदमी आगे बढ़े? मेरा प्रश्न सीधा है आपसे कि आप जरा समझाएं, चूंकि आप लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। देखिए आरटीआई के साथ सिर्फ आरटीआई के साथ सीआरपीसी लाना होगा, आईपीसी लाना होगा। अच्छा, आपको कहना है कि 2005 वाले पर ही हम केवल स्टैंड नहीं करें, 1950 वाली प्रक्रिया से भी उसको जोड़ कर देखना पड़ेगा क्या? आईपीसी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर किसी दस्तावेज को अब नहीं देना वो क्राइम है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं वो तो क्राइम कर रहे हैं आप। अच्छा छेदी जी, आपके मन में पहली बार ये कब आया कि मुझे आरटीआई लगाना है? ये बड़ा, मैंने आपका पहले भी बहुत सारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनका चलाया है, लेकिन आज जो हम जानना चाहेंगे इनसे, ये पहली बार मन में कब आया था कि हमको एक आरटीआई लगाना? देखिए सबसे पहले आरटीआई जब आई कानून, तो मैंने आरटीआई, उस समय मैं ग्राहक संगठन का काम करता था, इसलिए मैं जो पब्लिक की समस्या था मैं आरटीआई का लगाया था। एक आदमी को बिना कनेक्शन लगाए बिल भेज दिया था, तो मैं पहला आवेदन उसी में लगाया था। किस चीज़ का कनेक्शन? टेलीफोन में कि बिना कनेक्शन लगाए बिल दे दिया गया था, तो इसलिए मैंने पहला आवेदन मैं बनाया था। उस आवेदन को मैं आज भी देखता हूँ, मेरे पास आज भी सुरक्षित है, तो मैं देखता हूँ उसको, तो मैं खुद महसूस करता हूँ क्या है। अच्छा, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई लेटर लगाते हैं, कहाँ खामी रह जाती है, ये मेरा जानना है आज आपसे, क्योंकि जो भी आप लंबे समय से झारखंड के अन्य ज़िले नहीं, देश के अन्य जगहों पर भी आप लगा रहे हैं, कहाँ कमी और खामी रह जाती है कि उन्हें बैकफुट में आना पड़ता है? देखिए सबसे पहले आरटीआई आवेदन में स्पेसिफिक है, आपने पहले बताया है कि आपने क्या मांग रहा है, और आपकी क्वेश्चन सामने वाला को समझ में आना चाहिए शीशा की तरह। जैसे हम शहर में दिखते हैं तो उस कागज़ में भी दिखना चाहिए कि हमारा आवेदन स्पष्ट है। और कागज़ लेने के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, एविडेंस एक्ट भी बना हुआ है 1872, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। आप कागज़ लेने के लिए नए कानून नहीं है, भारत में बहुत से कानून हैं। क्या हम ये माने कि आम आदमी 2005 वाली आरटीआई जो कानून बनी थी 2023 में आकर कहीं ऐसा लग रहा कि मजबूत हुई है या दम टूट रहा है इसका? ये कानून पूरे झारखंड में ख़त्म है, और आयोग इस पर मैंने सरकार लगाम लगा कर रखी, कानून को सही से लागू नहीं हो पा रहे। अच्छा, क्या अगर पूरे भारत का हम अगर एक सर्वे करें तो किस राज्य में सबसे बेहतर काम हो रहा है? देखिए हम लोग से अच्छा राजस्थान में काम हो रही है, और झारखंड में भी अच्छा काम हो रहा है। ऐसा नहीं, झारखंड में एक समय बहुत अच्छी काम हो रही थी, मैंने खुद अपने हाथों से देखा है और मैं किया हूँ। ऑनलाइन ट्रेंडिंग खासकर मैंने देखा है, ऑनलाइन भी इस पर बहुत सारा चीज़ केस का सुनवाई होता है, तो क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बहुत। आप ऑनलाइन में इसको जो भी आप सुनवाई करनी है ओपन करना है, तो अब ऑनलाइन में करेगा तो सुनने सामने और देखने दूर ही रहेगा, तो ओपन कोर्ट तो होता ही नहीं है। ओपन होना चाहिए, हर कोर्ट को सरकार चाहे ये निर्देश है कि ओपन हो, जितना पारदर्शिता उसमें होगा। ओपन होना चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल सुनवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए हम छेदी जी से एक सलाह के तौर पर जानना चाहेंगे, आरटीआई को किस तरीके से मजबूती कैसे आम आदमी इसका इस्तेमाल करे? देखिए आरटीआई को सबसे बड़ा बात उसकी, आरटीआई एक सक्षम कानून है जिसमें कानून का दूसरा दायरा नहीं हो सकता है, जिसमें हाईकोर्ट का अपील नहीं हो सकती है। राइट्स के तहत आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अपील के प्रोसीडिंग हाईकोर्ट और कहीं अदर न्यायालय में नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो आंसर देते हैं इतना गोल मटोल हिंदी या इंग्लिश में लिख देते हैं कि आम आदमी बैकफुट या
100 में से 1-2 ही जो आगे पहुंच पाते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए सर, मैंने तो आपको बताया कि कानून बहुत आसान है ये आरटीआई। आज मैं वो अपने देखा हूँ जो बड़े बड़े काम नहीं हुआ, मैं जो 50 साल से केस में जो आदमी परेशान था उसकी कागज़ निकल जाती है, तुरंत डिसीजन हो जाता है। इतना हिम्मत तो मिलता है इस बात पर। हाँ, अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा गया आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला, उस पर केस हो जाना, उस पर अन्य केसों के द्वारा उसको प्रताड़ित करना, ये बात सही है क्या? देखिए ये आम रोग है, ठीक है। और हत्या की बात करें तो हत्या तो हो रही है, बिहार में हत्या हो रही है, मार केस भी लगभग तो केस तो सभी लोगों पर है, जितने जो आरटीआई कार्यकर्ता बनते हैं उन पर लगभग केस रहते हैं, इससे कोई दो मत नहीं। बिना केस बस से क्या आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं बन सकता क्या? आखिर ऐसा क्या होता है अनायास की ब्यूरोक्रेट्स केवल केस का या सरकारी काम में बाधा डालना या ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो आ जाते हैं, क्या कारण है? नहीं नहीं, ऐसा है ना, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कानून को इंटरप्रेट करता है, रखने का प्रयास करता है। अच्छा, हर मतलब जिनके मन में जो आ रहा है उस तरीके से रखते हैं। एक्चुअली है क्या, अब भ्रष्टाचार हमको छुपानी है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रोकने का तरीका तो अपना तरीका लगाते हैं, वो तरीका है उनका। अगर हम आपसे जानना चाहें पुरुष और महिला का वर्गीकरण करके, क्या महिलाएं भी आज आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर समाज में हैं? क्या वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं कि अभी भी उनकी संख्या बहुत नगण्य है? देखिए अभी इंटरेस्ट ले रही है और मैं देख रहा हूँ कि महिला की भी संख्या मैंने बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब जितना दिखना चाहिए वैसा नहीं है। ये सच्चाई है। सच्चाई है। न्यायिक प्रक्रिया में भी क्या आरटीआई सक्षम है कि कहीं न्यायालय से कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा है या कोई जजमेंट की बात आई तो क्या वहाँ भी न्यायालय विपरीत होता है क्या? ये अब सुप्रीम कोर्ट खुद दे रही है तो उससे ज़्यादा नीचे क्या हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट खुद दे रही है आरटीआई में डॉक्यूमेंट, तो बाकी क्या न्यायालय की चाहिए? छेदी जी, अब तक आपने वैसा कौन सा विभाग है जहाँ आरटीआई चिट्ठी नहीं लगाई हो? सर मुझे याद नहीं है। याद नहीं? शायद ही कोई विभाग बचा हो। नहीं सर, हमको याद ही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा जो घोटाला आपके दिमाग में आया या सबसे बड़ा कोई एक ऐसा वाकया जो आपके दिमाग में जो आप शेयर करना चाहते हैं कि जहां आपको भी लगा था कि नहीं ये मुद्दा बहुत गंभीर है या मेरे पर भी हमला हो सकता है, कभी कुछ ऐसा दिमाग में वो वाकया पब्लिक से आप शेयर करें? नहीं सर, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब ये घटना घटा है, ये सीधी भाषा में? ये आम बात है, ऐसी बात तो मैं बताया कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। चलिए, आरटीआई एक्टिविस्ट को अंतिम हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से आप इसको बताएं। 2 से 3 मिनट का समय आपको हम ये चाहेंगे ताकि हर व्यक्ति आरटीआई को एक अपना संवैधानिक अधिकार समझे। देखिए, आरटीआई लगाने से पहले हमें चाहिए क्या और वो मौजूद क्या है उसके पास स्पेसिफिक, हम उसी को आवेदन लगाएं और आवेदन ज़्यादा आम पब्लिक उतने लगावे जितना काम का है उसका, उतना डॉक्यूमेंट मांगे। वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो अभी वर्तमान स्थिति जो है कि सूचना आयोग नहीं है, झारखंड में नहीं है, 2000 से नहीं है, कोरोना काल से पहले था, कोरोना के बाद में नहीं है और आज भी सरकार इसमें ढोलमोल नीति है। पहले वो सूचना मांगे, 30 दिन में सूचना नहीं मिलता है तो वो आईपीसी का भी सहारा ले सकता है या फिर अपील भी कर सकता है और या तो सीधे शिकायत कर सकता है। ये है प्रावधान है। चलिए, अंतिम एक शब्द आपको हम बता दें, भारतीय संविधान का सारा धारा इतना तो जरूर है कि जनहित मुद्दों की बात करता है। भारतीय संविधान का सारा धारा, चाहे आप आर्टिकल सेंस से देख लें या जिस तरीके से, कहीं ना कहीं आपको एक जनहित मुद्दे की बात से वो जुड़ा होता है और आपको संवैधानिक ढांचा मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन चूँकि एक आम इंसान निचले पायदान से लेकर हाई कोर्ट तक का सफ़र तय करे, ये मेरे लिए भी लगता है एक संशय का विषय है। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम वाइंड अप करेंगे। छेदी जी से अगर किसी को सहायता लेना हो आरटीआई के मामले में या उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए मामले में, किस तरीके से ले सकते हैं और आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी आपने कुछ चार्ज रखा है? ये पूरा थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, आरटीआई में मैं किसी प्रकार का किसी भी देश कहीं से फ़ोन कर सकता है, मैं उसे सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर टाइम है, ठीक है। और मैं आरटीआई में किसी प्रकार का किसी से मैं शुल्क नहीं लेता हूँ। बाकी मेरा जो अदर प्रोफेशनल हूँ मैं वो काम है। बिल्कुल।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी व्यक्ति को आरटीआई से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के नीचे सेगमेंट में आप जरूर लिखें। मैं विशेष करके छेदी कुमार जी से ये अनुरोध करूंगा, श्रीमान आप उनके कमेंट्स का जवाब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 अक्टूबर 2005 भारतीय संविधान का वह दिन था जिसे हम अपने अधिकार और संवैधानिक ढांचा का दिवस मान सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आरटीआई एक्टिविस्ट, खासकर उपभोक्ता मामले से लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट आज जिले से निकलकर दूसरे राज्य तक भी पहुंचे। छेदी कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम इच्छा है कि लोगों का हक मिल जाए। जी, हक मिलना चाहिए। ये हक जानने का है। हक तुम जानिएगा उसके बाद मिलेगा। यहाँ तो जानते नहीं अपने हक। मैंने ये मान ले कि पहले पढ़ो फिर लड़ो। नहीं, जानो। हम यहाँ जानने की बात करते हैं। पढ़ने तो पढ़, जिसमें भारत के लोग, जो व्यक्ति एक सांस लेता है प्रथम, उसे भारत का पूरा कानून जान जाता है। उसे कानून को मानना है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सर।